एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों हमारी इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 की जो हिंदी इलेक्टिव मॉडल सेट है, जो हम लोग का फर्स्ट टर्म एग्जाम होने वाला है। फर्स्ट टर्म एग्जाम की जो हिंदी इलेक्टिव मॉडल सेट है, ये 1 सेट से लेकर 5 सेट तक है। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और सब्जेक्टिव प्रश्न जो सेकंड टर्म के लिए जो है मॉडल सेट हिंदी इलेक्टिव का, उसका सभी वीडियो बन चुका है और यूट्यूब में अपलोड भी हो चुका है। सभी का 1 2 3 4 5 तक अपलोड हो चुका है वीडियो। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक ना। तो हम लोग जो सेट 1 है, इसका जो फर्स्ट टर्म का है, वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है वो भी देख लेते हैं, ठीक ना। ये भी प्रश्न 40 पूरा अंक जो है वो 40 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेट 1 को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ गद्यांश है, तो गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक ना। हम डायरेक्ट आंसर आप लोगों को आंसर बता रहा हूँ कि थोड़ा बता दे रहा हूँ कि विज्ञान की प्रगति से किसमें वृद्धि हुई है। तो किसमें वृद्धि हुई है, वो आंसर हो जाएगा आधुनिक सुख साधनों से। तो देखिए यहाँ पे लिखा है विज्ञान की प्रगति से आधुनिक सुख साधनों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको आंसर दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा रहा है कि विज्ञान की प्रगति हमारे लिए चिंता का कारण क्यों है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी क्यों हो जाएगा। इसमें मानव वृद्धि कुंठित हो गई है, शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट आई है, मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट आई है। चलिए देख लेते हैं, पूरा पढ़ते हैं जरा। विज्ञान की प्रगति से आधुनिक सुख साधनों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। देखिए वृद्धि हुई है, पहला पॉइंट मिल गया। इन साधनों का उपयोग से मानव बुद्धि जो है कुंठित हो गई है, ये भी हो गया एक पॉइंट। असंतुलित उपयोग मनुष्य की शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य में विकृत हो गई है। अस्थायी सुख उपलब्ध कराने के लिए उपाय किए जाएं, एक ही सस्ता रास्ता दिखाई पड़ता है, ठीक ना। तो आप लोग को आंसर मिल गया होगा, आप लोग देख लिए यहाँ पे। चलिए तीसरा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक ना। 3 का हो जाएगा बी नंबर, वैज्ञानिक प्रगति एवं अध्यात्मकवाद। चलिए चौथे प्रश्न की बात कर लेते हैं। चौथा प्रश्न क्या पूछा रहा है कि विज्ञान जनित बुराइयों से मुक्ति कैसे मिल सकती है, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का हो जाएगा यहाँ पे सी, भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति में संतुलित सामंजस्य स्थापित करके। आप लोग गद्यांश पढ़ लीजिए, वहीं से ये आंसर मैंने चुन के लिखा है। तो सेकंड प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न 5 से 8 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं। क्या बोला है कि प्रस्तुत पंक्तियां में कवि किसे संबोधित कर रहा है, ठीक ना। पथ पर चलना तुम मुसाफिर चल मुसाफिर, हौसला वह क्या जिसे कुछ मुश्किलें पीछा हटा दे, वह प्रगति है कि जिसे कुछ रंगीन कलियां तिलियां मुस्कुराकर गुनगुनाकर ध्येय मंजिल भुला दे, ठीक ना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियां में कवि किसे संबोधित कर रहा है। तो वो क्या किसे कर रहा है, मुसाफिर, वो मुसाफिर को कर रहा है, ठीक ना। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा है पथ पर चलना तुम मुस्कुराकर चल मुसाफिर, मुसाफिर को यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या बता रहा है कि 6 नंबर का प्रश्न क्या बता रहा है कि कवि संघर्षों का सामना करने का क्या रास्ता बतलाता है। वो क्या बतलाता है कि संघर्षों का मुस्कुराकर सामना करना। ए नंबर आपका सही हो जाएगा, बी तो होगा नहीं, मुश्किलों में पीछे छट जाना ये तो होगा नहीं, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उपयुक्त पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक होगा, तो क्या हो जाएगा सी, मुसाफिर। इसका आंसर हो जाएगा सी, मुसाफिर, नहीं डी हो जाएगा, डी मुसाफिर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मुसाफिर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पंथी। जो मुसाफिर है उसका पर्यायवाची शब्द उसको पंथी ही बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई, जिसका अर्थ है चलना एवं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। आंसर सी सही हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध संचार शास्त्री है। तो वह है विलियम श्रेम, ठीक ना, विलियम श्रेम। ए नंबर आपका सही हो जाएगा आंसर। आलेख एक विधा है, वो क्या है, गद्य लेखन का 11 नंबर का ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
फिल्म जनसंचार के किस माध्यम के अंतर्गत आता है, ठीक ना। जो फिल्म जनसंचार है वो किसके माध्यम के अंतर्गत आता है, तो वो श्रव्य एवं दृश्य दोनों के माध्यम से आता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा, ठीक है। जो ये फीचर है वो हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा रूपक। संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है, तो किसके द्वारा लिखा जाता है, संपादक के द्वारा लिखा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं 15 का प्रश्न। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य है, ठीक है, लोगों का मार्गदर्शन करना, मनोरंजन करना, सूचना एवं शिक्षित करना, ये सभी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, भारत में प्रकाशित होने वाला अखबार कौन सा था, तो कौन सा है, बंगाल गजट। जो पहला अखबार है भारत में प्रकाशित होने वाला, वो कौन सा अखबार है, वो है बंगाल गजट। 16 का हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए 17 का देख लेते हैं। प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या आंतरिक माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना कहलाता है। ठीक है, ये 17 का आंसर हो जाएगा जनसंचार। 17 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि विश्व की पहली फिल्म कौन थी, तो वो कौन सी थी, सी नंबर द अराइवल ऑफ ट्रेन। ठीक है, चलिए आप बात कर लेते हैं यहाँ पे 19 नंबर की प्रश्न की। तो क्या बोला है कि प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता कौन है, जो ये है, ये ऊपर में जो गद्यांश दिया हुआ है इसका रचयिता कौन है, तो इसको पढ़ना पड़ेगा जरा। नए नैनों से आलग उतर कांपा अंदरो थरथर थरथर, देखा मैंने वो मूर्ति धीती, मेरे वसंत की प्रथम गीती। ठीक है, तो 19 का क्या हो जाएगा यहाँ पे 19 का, चलिए देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका जो पंक्ति का रचयिता कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त पद्यांश किस भाषा में है, तो वो है खड़ी बोली। खड़ी बोली भाषा से है। आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मॉडल सेट 1 से लेकर 5 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे कर लेते हैं तो लगभग क्वेश्चन इसी से आप लोग का एग्जाम में भिड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कापा आंध्रो थर 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 पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो 21 नंबर पर क्या बोल रहा है कि कौन सा अलंकार है, तो वो क्या है, पुनरक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा सी। 22 नंबर का प्रश्न देख रहे थे। प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई है, तो कौन सा कविता से ली गई है, उसका कविता का नाम क्या है, सरोज स्मृति। सरोज स्मृति से ही कविता ली गई है, जिसके रचयिता है कौन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। 22 हो गया। 23 नंबर, देवसेना का गीत शीर्षक कविता जयशंकर प्रसाद की इस नाटक से लिया गया है। ठीक है, तो ये कौन सा नाटक से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20, स्कंदगुप्त से लिया गया है। ठीक है, कार्नेलिया कौन थी, ठीक है, कार्नेलिया जो थी वो कौन थी, वो थी सेल्यूकस की बेटी। ठीक है, सेल्यूकस की बेटी। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। मदन महीना किसे कहा गया है, जो मदन का महीना वो किसे कहा गया है, वह वसंत को कहा गया है। ठीक है, एक कम कविता में कवि किस चीज के लिए लोगों को दूसरे के सामने हाथ फैलाते हुए देखता है, तो किसके, कुछ पैसों के लिए, रोटी के लिए, चाय के लिए, ये सभी। डी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि सत्य कविता के अनुसार सत्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, सत्य कभी दिखता है, कभी ओझल हो जाता है। आज सत्य की पहचान करना बहुत आसान हो गया है। आज सत्य का कोई स्तर, रूप, आकार या पहचान नहीं है। आज सत्य की पहचान करना बहुत कठिन हो गया। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा, सत्य कभी दिखता है और कभी ओझल हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर गद्यांश है आपका ये जो गद्यांश है छोटा सा, ना आगे नात ना पीछे पगहा, बिना मजदूरी के लिए ही जो गांव सवांध पहुंचाने उसको और क्या कहेंगे। औरतों का गुलाम, ये जरा सी मीठी बोली सुनकर ही नशे में आ जाएं, ऐसे मर्द को भी भला मर्द कहेंगे। ठीक है, ये कौन सा हरि गोविंद वाला चैप्टर से है, सावंदिया। इस चैप्टर का नाम है सावंदिया। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्या पूछा कि प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से उद्धृत है। ठीक है, तो वो कौन सा पाठ से है, वो है सावंदिया पाठ से। सावंदिया पाठ से ये है।
जो 28 नंबर का क्वेश्चन है वो संबंधित पाठ से चैप्टर से लिया गया है, डी नंबर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। गांव गांव स्वान पहुंचाने का काम कौन करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा हरि गोविंद, ए नंबर, ए नंबर। ठीक है। ना आगे नात ना पीछे पागा का क्या अर्थ है? ठीक है, कोई जिम्मेदारी ना होना, इसका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं 31वां प्रश्न में क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? ठीक है, कौन सा शब्द इसमें से विशेषण है? तो वो है गुलाम। गुलाम जो है आपका विशेषण है, जो विशेषता बतलाता हो। ठीक है, तो चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं। गांधी, नेहरू और यशपाल अराफत शीर्षक पाठ भीष्म साहनी का आत्मकथा का एक अंश है। भीष्म साहनी का आत्मकथा का क्या नाम है? तो उस जो भीष्म कहानी का जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है? तो वो है आज का अतीत। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, याद रखिएगा। जो बड़ी बहुरिया है वो क्या खाकर अपनी दिन काट रही थी? ठीक है ना, जो बड़ी बहुरिया है वो क्या खाकर अपने दिन काट रही थी? तो क्या? भथुआ साग, भथुआ साग खाकर। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा डी। लेखक रामचंद्र शुक्ल के पिताजी किस ग्रंथ के बड़े चित्रकार्षक ढंग से पढ़ा करते थे? तो रामचरित्र मानस और रामचंद्रिका, एवं ए एवं बी दोनों, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहल्ले के लोग लेखक एवं मित्रों को किस नाम से पुकारते थे? तो किस नाम से पुकारते थे? निसंदेह लोग, निसंदेह लोग से पुकारते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ की मिट्टी को हाथ लगाना बड़ा अशुभ माना जाता था? जो कहाँ का जो मिट्टी है जो हाथ लगाना उसको अशुभ माना जाता था? तो वह है मसान की मिट्टी। मसान की मिट्टी को हाथ लगाना अशुभ माना जाता था। ठीक है, प्रेमचंद्र उर्दू में किस नाम से अपना नाम, जो प्रेमचंद्र है वो उर्दू में किस नाम से लिखते थे? ठीक ना, जो अपना नाम, तो वो लिखते थे नवाब राय। नवाब राय अपने नाम को उर्दू से लिखते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते। सूरदास की झोपड़ी के शीर्षक पाठ के उपन्यास किसका अंश है? तो वो है रंगभूमि, रंगभूमि का अंश है। ठीक है, 39 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं और एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है 40 का। तो चूल्हा ठंडा क्या होता था, दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता, ये कथन किसका है? तो आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे। इस चैप्टर का नाम है सूरदास की झोपड़ी। ठीक है, आप लोग नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। तो ये कथन है इसका नायक राम का। ठीक है, सुभागी भेड़ों से डरकर रात भर कहाँ छिपकर बैठी थी? वो कहाँ बैठी थी? सूरदास की झोपड़ी में। तो दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा? इस तरह मैं सेट 2, 3, 4, 5 आप लोग के लिए जल्द से जल्द लाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अगर नहीं किए हैं तो बेल का आइकन को जरूर प्रेस करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।